हाँ जी क्लास, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फैट सॉल्युबल विटामिन हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे, जिसमें हम ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में हम डिस्कस कर चुके। ओके, ये हम फिनिश कर चुके हैं ना अबाउट द फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, ई एंड के। Next we start with the water soluble vitamins. These are soluble in water. तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए आपने फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायर था? हाँ जी, हेलो, आर यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन। और बेसिकली हमें क्या था, क्योंकि फैट है और फैट के फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनके लिए फैट रिक्वायर है। और जो आपने लाइपोप्रोटीन्स देखा जो इन्होंने काइलोमाइक्रोन का नाम दिया, तो इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सोजेनस लिपिड्स और द डाइटरी लिपिड्स। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। और फैट सॉल्युबल विटामिन में हमने आपको विटामिन ए, डी, ई एंड के बारे में जो बताया था, आपको बताया कि फैट सॉल्युबल विटामिन अगर एक्सेस में है, इट विल गेट स्टोर्ड इन द, कहां स्टोर्ड हो जाता है वो? हाँ जी, लीवर। लिवर। सर कुछ बच्चे रह गए हैं क्लास कर। अच्छा, ओके। तो फैट सॉल्युबल विटामिन का आपने विटामिन ए, डी, ई और के बारे में भी देखा सर तो उसमें तो, हाँ बोलिए। सर कुछ बच्चे रह गए हैं, क्लास लॉक कर दो। हाँ, हो गया। आगे सारे तो हाइपर विटामिनोसिस, ध्यान दे लीजिएगा थोड़ा सा। हाइपर विटामिनोसिस आपने विटामिन ए, डी और के हाइपर विटामिनोसिस आपने देखे, क्योंकि अगर वो एक्सेस में है तो वो हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन विटामिन ई के एक्सेस से कोई भी ऐसे स्टडीज नहीं मिले हैं कि विटामिन ई के एक्सेस से भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो। विटामिन ई इज एन, आपको बताया, नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट है, तो उसकी एक्सेस डोज से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा है। जबकि विटामिन ए, डी और के अगर एक्सेस में है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसा आगे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था पिछली क्लास में। लेकिन आप यहाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन जब देखेंगे तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में इनकी वजह से क्या होगा, अगर ये कभी भी एक्सेस में है तो ये हमारे शरीर से वाया यूरिन जो है ये बाहर भी चले जाएंगे अगर ये एक्सेस। तो आप वाटर सॉल्युबल विटामिन की हाइपर विटामिनोसिस नहीं देखेंगे। हाइपर विटामिनोसिस के केस वाटर सॉल्युबल विटामिन के नहीं पड़ेंगे। ओके, क्योंकि होता ही नहीं है कि अगर वो एक्सेस में हुआ तो यूरिन के द्वारा वो जो बाहर चला। ओके, सो वाटर सॉल्युबल vitamins that dissolve in water, and these vitamins can move through our body pretty easily and they can also be flushed out by the kidney। जैसे कि एक्सेस में हुए तो वो यूरिन के द्वारा जो बाहर चले जाएंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से हैं? that is the vitamin B complex and the vitamin C। विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप पढ़ेंगे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, हाँ बताइए सर। इससे प्रीवियस वाला स्लाइड एक और बार रिपीट कर दीजिएगा, मेरा थोड़ा कनेक्शन लॉस हो गया था, साउंड नहीं आ पा रहा था। अच्छा, एक्चुअली स्लाइड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, मैं बस आपको ये बता रहा था कि आपने फैट सॉल्युबल विटामिन में जैसे हमने आपको हाइपर विटामिनोसिस के बारे में बताया, अगर फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे शरीर में एक्सेस में है तो वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं? लिवर में। तो उनकी वजह से टॉक्सिसिटी या हाइपर विटामिनोसिस के केस, चाहे विटामिन ए है या विटामिन डी है
या विटामिन के, बट हाइपर विटामिनोसिस अगर विटामिन ई का है, ई आपको बताया था एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई इज एन एंटीऑक्सीडेंट, तो उसके एक्सिस में अगर लेने से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन की कोई स्टडी नहीं मिली है ऐसी कि विटामिन ई अगर पेशेंट में किसी पर्सन में एक्सिस में है तो उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन रहा हो। लेकिन विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के एक्सेस होने की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसा कि आपको हमने हाइपर विटामिनोसिस सभी का एक्सप्लेन किया हुआ था। तो फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए हमने एक तो बताया था कि वहां पे जैसे आप फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए आपने काइलोमैक्रोन के बारे में पढ़ा था, बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, बाइल सॉल्ट्स जैसे आपने फैट का एब्जॉर्प्शन पढ़ा होगा 12th में थोड़ा सा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाय द बाइल सॉल्ट्स, बाइल सॉल्ट जो उसको छोटा छोटा ब्रेक कर देते हैं, तो उनके एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे जैसे काइलोमाइक्रोन लाइपोप्रोटीन है और बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है वाटर सॉल्युबल विटामिन से, तो इट विल इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। और इनका जो हाइपर विटामिनोसिस का केस होगा वो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कभी भी एक्सिस में है हमारे शरीर में तो ये यूरिन के द्वारा जो है बाहर चले जाए, पास आउट हो जाए, यही बस एक्सप्लेन किया था, ओके। So vitamins Okay, that sir. dissolve in water, these vitamins can move through our body pretty easily and they can also be flushed out by the kidney. तो जो water soluble vitamins थे, vitamin B complex and vitamin C, okay, vitamin C and vitamin B complex. So firstly we start with the vitamin C or ascorbic acid, विटामिन सी एंड एस्कॉर्बिक एसिड, ओके। इसको आप देखिए, विटामिन सी दैट इज प्रेजेंट इन द सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, स्ट्रॉबेरी, मेलन, ग्रीन पेपर, these are the sources of vitamin C. And what's the function of vitamin C? Formation of collagen, collagen formation. आपने टिश्यू प्रोटीन्स हो गया आपका? हाँ जी, आपने टिश्यू प्रोटीन्स पढ़ लिया क्या स्टूडेंट्स? प्लाज्मा प्रोटीन्स वाले चैप्टर नहीं प्लाज्मा प्रोटीन्स में टिश्यू नहीं सर, नहीं अभी नहीं नहीं अभी नहीं पढ़ा था। कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये सब आएंगे वहां पे, ओके। फॉर्मेशन ऑफ, तो वहां पे जो कोलेजन है, कोलेजन फाइबर्स की सिंथेसिस के लिए, कोलेजन की सिंथेसिस के लिए वी आर रिक्वायरिंग विटामिन सी, and in wound healing vitamin C is required, and vitamin C also helpful to maintain the maintaining the blood vessels, bone and teeth. जो आपने कोलेजन पढ़ा हुआ है, कोलेजन से आपने जैसे आरबी में आपने बोन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो कोलेजन से बोन्स की सिंथेसिस भी हो रही है और कोलेजन से आप देख रहे हैं टीथ की भी, टीथ, बोन, ये सब की सिंथेसिस हो रही है, ओके। एंड विटामिन सी आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ओके। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट। इसके साथ साथ विटामिन सी इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इपिनेफ्रिन एंड नॉरइपिनेफ्रिन। यहाँ आप इपिनेफ्रिन और नॉरइपिनेफ्रिन के बारे में सिंपली बस अभी इतना सा समझ लीजिए कि जब आप एमिनो एसिड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, एमिनो एसिड जिसमें आप टायरोसिन, जो टायरोसिन आपने पढ़ा, कौन सा एमिनो एसिड है टायरोसिन, कौन सा रिप्रेजेंट होता है उसमें? एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो, एरोमेटिक। तो टायरोसिन एमिनो एसिड से इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन की सिंथेसिस आप पढ़ेंगे, और टायरोसिन एमिनो एसिड जो है वो इपिनेफ्रिन बनाता है और नॉन इपिनेफ्रिन बनाता है। ये सारी चीजें ना थोड़ी सी ट्रिकी सी हैं, आपका पढ़ा हुआ होगा तो चाहे एमसीक्यूज वगैरह में आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाती है, 1 मार्क्स में आ जाते हैं एमसीक्यूज। तो इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन की सिंथेसिस के लिए टायरोसिन की रिक्वायरमेंट है, ओके। एंड और ये जो होते हैं इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, ये बेसिकली जैसे आपने इंसुलिन पढ़ा हुआ है, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरग्लाइसेमिक, हाँ जी हाइपोग्लाइसेमिक, बताइए। हाइपो इंसुलिन हाइपरग्लाइसेमिक सर, हाइपरग्लाइसेमिक सर, हाइपोग्लाइसेमिक। लेकिन आप यहाँ देखेंगे इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन, दिस इज हाइपरग्लाइसेमिक,
ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन जो है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेंगे। ओके, इसके अलावा विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। जैसा आपने उसको पढ़ा विटामिन ई के बारे में आपको बताया था, जैसे विटामिन ई इज ए नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसी तरह से विटामिन सी भी जो है एंटीऑक्सीडेंट है। इसी वजह से एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से भी इस समय जो लेमन वाला जो चल रहा है कोरोना टाइम में ना, कि लेमन जूस ले लो और इस तरीके से और संतरे खा लो, तो वो सब एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से। ओके, तो बेसिक जो बातें हैं विटामिन सी की वो लगभग इतने से फंक्शन हो जाते हैं। अब इन्हीं को हम एलोबरेट करके आपको पूरा वो एक मतलब जो पूरी क्लास चलेगी विटामिन सी की, इन्हीं के ऊपर बेसिस रहेगा, इन्हीं के ऊपर बेस रहेगा कि विटामिन सी की कैसे कैसे क्या क्या इन्वॉल्वमेंट। ओके ओके स्टूडेंट्स, चाहे बेशक Yes, एक sir. स्लाइड में ये पूरा विटामिन सी आ गया एक तरीके से, ऐसा मान के चलिए सब कुछ, अगर कोई 2 मार्क्स वाला हो क्वेश्चन तो आपका इतने से सबसे कुछ बात बन भी जानी है, लेकिन आपको सारी चीजें कोरिलेट करते हुए सब कुछ पढ़ना है। ओके, चाहे मार्क्स अलग मैटर है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ओके, and due to the deficiency manifestation of vitamin C, bleeding gums, poor wound healing, bruising हो जाती है easily जो है, and the dry rough skin is there, and the scurvy due to the vitamin C deficiency. So this is all over about the vitamin C in brief. Okay, these are the sources. Source के बारे में हमने आपको बता दिया। Then the daily requirement. Daily requirement of vitamin C in men and women is about 70 to 90 mg, in males and females, in children 40 mg, in infants about 25 mg per day, and during pregnancy and lactation its requirement is about 80 mg. बट अगर कभी हाई डोज अगर हम विटामिन सी की ले रहे हैं तो उसकी वजह से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो और डायरिया भी हो जाए किसी पर्सन को। ओके, सर इसकी वजह से वुंड हीलिंग अपनी धीरे क्यों हो जाती है? आएगा ना, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है ना विटामिन सी, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्पफुल है ना, कोलेजन फाइबर्स उसी के ऊपर जो क्लॉट जो बनता है, क्लॉट में ना मतलब धीरे धीरे करके आप जो चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कि हल्का हल्का सा धीरे नेट जैसा बनता हुआ आता है, दैट इज द कोलेजन फाइबर। ओके सर। और विटामिन सी के लिए प्लीज अपना माइक ऑफ कर लिए, कहीं से आवाज आ रही है। तो अगर किसी के कभी हल्के फुल्के टीथ जो अगर लूजन हल्के फुल्के हिल रहे हैं तो भी वो विटामिन सी कुछ बहुत एक्सेस में ले ले तो उसके टीथ भी जो है वो सही हो जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे भी गम्स में भी कोलेजन है, तो जब विटामिन सी की एक्सेस डोज ले ली तो वो इजीली जो है वो हो सकता है कि उसका जो है वो कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए, वो हिलने वाली जो दांतों की परेशानी है। ओके, and vitamin C also enhance the immune function, ये रह गया था। okay, enhance immune function, और एक दो फीचर्स आपके रह गए। हाँ जी, और सुन लीजिए, एक तो इम्यून फंक्शन जो है इसको इंक्रीज कर रहा है, ये हम बताएंगे कि विटामिन सी किस तरीके से इम्यून फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा कोलेजन के बारे में हमने आपको ब्रीफ में बताया है, सारी चीजें आएंगी डिटेल में। एक होता है कार्निटिन। कार्निटिन की सिंथेसिस के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट है, और कार्निटिन को आप यहाँ थोड़ा सा बस इतना समझ लीजिए कि आपको बताया था कि फैटी एसिड प्रोवाइड एनर्जी बाय बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, जो हम फैट डाइट में ले रहे हैं और उस फैट में जो फैटी एसिड्स हैं इट प्रोवाइड एनर्जी बाय बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। तो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए वी आर रिक्वायरिंग दिस कार्निटिन। और कुछ एक ऐसे वो भी आते हैं
मिल्क पाउडर जो है वो कार्निटिन रिच भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, इसमें कार्निटिन जो है वो एक्सेस में रहता है। ओके, सो कार्निटिन विच एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर फॉर फैटी एसिड। ओके, फैटी एसिड जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय द बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, उसके लिए कार्निटिन की रिक्वायरमेंट है। And for synthesis of serotonin, that is a neurotransmitter, this is required. And for synthesis of epinephrine and norepinephrine, this is required. And it is required for absorption of iron. आपने पढ़ा हुआ है कि हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में आयरन प्रेजेंट होता है, तो अगर विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है तो हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं इसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके, this is the function of vitamin C. सर एक बार मीटिंग अनलॉक कर दो। कर दो। It is water soluble and easily destroyed by heat, alkali and storage. तो विटामिन सी अगर हम देखें कभी भी खाना खाते समय अगर नींबू डालते हैं, लेमन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो पहले तो नहीं डालते ना लेमन को, कुकिंग करते समय जब सारे स्पाइसेस जब डाल रहे हो, सारे मसाले जब डाल रहे हो, तब तो नींबू नहीं डाला जाता है। नींबू जो कुकिंग करने के बाद में जो सर्व किया जा रहा है उसके बाद में ऊपर से लेमन डालते हैं। ओके, सो इट इज वाटर सॉल्युबल एंड इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट। अगर आपने पहले से नींबू डाल दिया तो वो जो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। सो इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग 70% of vitamin C is lost. Okay, the structural formula of ascorbic acid closely resemble that of the carbohydrate. I will tell you how this structural resemblance of vitamin C with carbohydrate. Okay, and the strong reducing property of vitamin C depends upon the double bond enediol carbon. ये आपने enediol कहाँ पढ़ा था? हाँ जी, enediol कहाँ पढ़ा था आपने? कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था। हाँ, कहाँ पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, बताओ कहाँ पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में? सही बताया तुमने, बहुत अच्छा। बताइए, आपने बेनेट टेस्ट पढ़ा था? वहां पे भी आपने इंडायल के बारे में पढ़ा था। इनोडाइल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था। इंडायल पढ़ा था वहां पे। एंड only the L-ascorbic acid and dehydroascorbic acid have the it prevent the scurvy, but the D-ascorbic acid has no activity on scurvy. Only L-ascorbic acid and dehydroascorbic acid which shows the which is anti-scurvy, which prevent the scurvy. Okay, यहाँ आप स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस देखिए ऑफ द विटामिन सी एंड कार्बोहाइड्रेट। आपने ऐसे ही पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट की जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आपको याद नहीं रखना है, बस जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कभी आए एमसीक्यूज में कुछ इस तरीके का आ जाए तो आप उसको कर पाए। ये क्या हो रहा है आप लोग इसमें, ये संस्कार पारे कभी आ रहा है कभी जा रहा है, इसका पता ही नहीं चल रहा। और ये 135 शनि पनवार तो कहीं है ही नहीं हमारे। ये तो क्या सर नेटवर्क इश्यू होगा, इस वजह से हो रहा है सर, बार बार आना जाना। ओके, हाँ जी, आपने कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर भी ऐसा ही देखा था ना,
कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन आप पढ़ते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, और वहां पे बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, बस आपको समझाने के लिए बताया है। ओके, एल एस्कॉर्बिक एसिड, it get converted into the dehydroascorbic acid, okay, and diketo L-glonic acid, and finally it get converted into the oxalic acid. स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रखना है, बस आपको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए कि how this vitamin C structure resemble with the structure of carbohydrates. Okay. Then the biosynthesis and metabolism of vitamin C. Many animals can synthesize vitamin C from glucose via uronic acid pathway. ये यूरोनिक एसिड पाथवे आपको पढ़ाया जाएगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। आप यूरोनिक एसिड पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आप यूरोनिक एसिड पाथवे के बारे में वहां पे पढ़ेंगे। However, man, other primates, guinea pig and bats cannot synthesize ascorbic acid due to the deficiency of enzyme L-gluconolactone oxidase. Man can't synthesize vitamin C because it doesn't have the L-gluconolactone oxidase enzyme. ये भी MCQs में आपसे कभी शायद पूछा जा सकता है कि why human can't synthesize vitamin C due to the deficiency of enzyme L-gluconolactone oxidase. Okay, and vitamin C is rapidly absorbed from the intestine. It is not stored in the body to a significant extent. Vitamin C is stored नहीं हुई है, and ascorbic acid or vitamin C is excreted in urine as such or its metabolites. अगर excess में हो रहा है, it will get excreted out by urine, or it get converted into its metabolite like diketogluconic acid and oxalic acid. Okay. How this यूरोनिक एसिड पाथवे आप वहां पे पढ़ेंगे। अभी आप इसको बस जैसे देख लीजिए कि ग्लूकोनिक एसिड आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में। ग्लूकोनिक एसिड, हाँ जी बताइए, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था आपने ग्लूकोनिक एसिड। कोई रेस्पॉन्स नहीं, पढ़ा था या नहीं? पढ़ा था। कैसे बनता है ग्लूकोनिक एसिड बताइए। ग्लूकोज को उसमें से हाइड्रोजन निकलता है ना, ग्लूकोज में से तो बन जाता है, और फिर उसको ग्लूकोज का हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं। पहले एक बार डिहाइड्रेशन और फिर एक बार मतलब डिहाइड्रो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेंगे तो उससे बन जाएगा। आप सिंपल सा ऐसा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान मत हो। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस एसिड्स। शुगर अगर ऑक्सीडाइज होगी इट विल प्रोड्यूस एसिड्स, और अगर शुगर अगर रिड्यूस होगी इट विल प्रोड्यूस अल्कोहल। जो आपने डल्सिटॉल, मैनिटॉल उन सब के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज द अल्कोहल। और जब आप शुगर का ऑक्सीडेशन होगा, जहाँ यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ग्लूकोनिक एसिड की सिंथेसिस भी जो है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन के द्वारा बनी है। ओके, सो ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर टू प्रोड्यूस एसिड्स, ये आपको वहां पढ़ाया जाएगा। बस इसमें स्लाइड में डाल दिया था कि आपको थोड़ा सा चीजें आगे पढ़ोगे तो कोरिलेट करना कुछ आसान है। So the 9 critical function of vitamin C: help with liver detoxification, antioxidants, promotes adrenal gland health, boost nitric oxide function, necessary for repair of body tissue, regulate neurotransmitter production, जो आपने सीरोटोनिन के बारे में पढ़ा था। ओके, सीरोटोनिन बनता है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से, ट्रिप्टोफैन which synthesize serotonin, okay, as well as reduces heavy metal accumulation. So heavy metal की toxicity जो है वो भी reduce हो रही है विटामिन सी से। It protect from and destroy the cancerous cells. That's the function of vitamin C, various function of vitamin C.
अभी आपने सब फंक्शंस में ब्रीफ में पढ़े थे, थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा सा एलोबरेट करते हुए थोड़ा सा बता देते हैं। फंक्शन ऑफ विटामिन सी प्रोटोकोलेजन से कोलेजन की सिंथेसिस। जैसे आपने पढ़ा कि कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, तो कोलेजन इज सिंथेसाइज्ड बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन के द्वारा तो बनता है प्रोटोकोलेजन। तो प्रोटोकोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट होने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, ये बताएंगे आपको किस तरीके से। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हमने आपको बता ही दिया, एंड इट मेंटेन्स नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एड्रिनल एंड थायराइड ग्लैंड। ओके, एंड इट्स स्टिमुलेट द इम्यून फंक्शन, आयरन एंड हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, कीप आयरन इन फेरस फॉर्म, फेरस एंड फेरिक। ये आपने हीमोग्लोबिन में आप पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म में अबाउट द फेरस और फेरिक फॉर्म किस तरीके से है। रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कार्निटिन। कार्निटिन आपको बताया था व्हिच इज इन्वॉल्व इन द बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे। बाय दिस पाथवे फैटी एसिड प्रोवाइड एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव टेट्राहाइड्रोफोलेट। दिस एक्टिव टेट्राहाइड्रोफोलेट ये क्या होता है, इसको बता देते हैं। जो फोलिक एसिड है उसका, फोलिक एसिड भी हाँ, डाइहाइड्रोफोलेट डिहाइड्रोजनेज डाले तो बन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन ऑफ, तो ये फॉलिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज द टेट्राहाइड्रोफोलेट, उसकी सिंथेसिस के लिए भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर विटामिन नहीं है, सॉरी बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और आपने वो काइलोमाइक्रोन्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये तो इजीली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन जब कभी भी एक्सेस में हुआ तो ये हमारे शरीर से बाहर चला जाए, जितनी जरूरत है उतना ओके सर, जितनी ओके जरूरत सर, है ठीक है उसके अलावा। लेकिन अभी ये भी आया है, आपने जैसे कोरोना टाइम में जो चल रहा है कि विटामिन सी लोग ज्यादा ले रहे हैं, कहीं कहीं ये भी स्टडीज ऐसा भी कुछ मैंने पढ़ा था, क्योंकि विटामिन सी आपको पढ़ाना था तो मैंने इससे भी कोरिलेट करके देखा कि क्यों एग्जैक्टली बहुत ज्यादा विटामिन सी का इंटेक हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, इम्यून सिस्टम वो भी इम्प्रूव कर रहा है। तो स्टडीज में ये भी लिखा हुआ था कि विटामिन सी जो है इंट्रावीनसली दिया जाता है, वो किस फॉर्म में दिया जा रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं कुछ हो सकता है, कहीं बड़ी जगह पे ऐसा कुछ भी चल रहा हो कि विटामिन सी की कोई फॉर्म चेंज करके और सीवियर कंडीशन में कहीं ऐसा कुछ दिया जा रहा है। ऐसा स्टडीज में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टडीज में लिखा हुआ है ऐसा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। एंड विटामिन सी आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म। आपको बताया था कि टायरोसिन से एमिनो एसिड से सिंथेसाइज होती है इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन की, और ट्रिप्टोफैन से बनता है यहाँ पे सीरोटोनिन। सीरोटोनिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। ट्रिप्टोफैन से बनेगा यहाँ पे सीरोटोनिन, और टायरोसिन से बनेगा, आप पढ़ेंगे वहां पे एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में आएगा इपिनेफ्रिन एंड। आज स्टूडेंट्स एक बात और है कि आपको विटामिन में अगर जैसा मैं शायद बता रहा हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हो रही हो, अगर यू सत्यनारायण के बेसिस पे चलेंगे तो विटामिन थोड़ा इंटरेस्टिंग रह भी नहीं जाएगा, तो इसलिए कुछ चीजें मतलब एडिशनल आप पढ़ रहे हैं, जिसको जितनी जरूरत हो वो उतना पढ़ ले, और कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए सर कोई बात नहीं सर, जैसे आप पढ़ा रहे सर वैसे ही पढ़ाइए सर। क्योंकि हो सकता है कि अभी अगर वो बुकिश जाएंगे बिल्कुल तो चीजें वैसे ही चली जाएंगी बस। एंड सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड में भी आपने इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी विटामिन सी की। इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे हैं। इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल, vitamin C is a shows the hypercholesterolemic effect. It decrease the level of cholesterol. Okay.
एंड पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है। ओके, हाँ जी। अब विटामिन सी जो है किस तरीके से कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आप ये देखिए। कोलेजन की सिंथेसिस होती है इन फॉर्म ऑफ प्रोटोकोलेजन, जो आपको बताया प्रोटोकोलेजन और प्रोकोलेजन बाय द ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा ही तो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कोई भी प्रोटीन बन रही है बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ओके, तो ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बनती है, कोलेजन प्रोटीन बनती है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटोकोलेजन और प्रोकोलेजन। उसमें कौन सा एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है प्रोटोकोलेजन और प्रोकोलेजन में? एक तो होता है प्रोलीन, एक होता है लाइसिन। प्रोकोलेजन या प्रोटोकोलेजन में जो एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द प्रोलीन एंड लाइसिन। It get converted into the hydroxyproline and hydroxylysine by the enzyme proline hydroxylase and the lysine hydroxylase, and for this reaction vitamin C is required. For this reaction vitamin C is required. Vitamin C is required for conversion of proline and lysine into hydroxyproline and hydroxylysine. This hydroxylation is required to increase the cross linkage between collagen fibers. This hydroxylation increase the cross linkage between collagen fibers. So collagen fibers synthesis के लिए requirement है, और collagen fiber आपने देखा कि collagen is required also for synthesis of bones also. Okay, and vitamin C is necessary for maintenance of normal connective tissue and the wound healing process. Okay, हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन, तो जिसमें कोलेजन जब प्रोटोकोलेजन की फॉर्म में होता है तो उसमें प्रोलीन और लाइसिन होता है। बाय द हाइड्रोक्सिलेशन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोक्सीप्रोलीन and hydroxylysine, which stabilize the triple helical structure of collagen, as well as it increase the cross linkage between collagen fibers. Okay. ये तो छोड़ ही दो। And vitamin C is also required in beta oxidation pathway by synthesis of carnitine. कार्निटिन आपको पढ़ाया जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में, वहां आप देखेंगे कार्निटिन इज रिक्वायर्ड। ये कार्निटिन पे शॉर्ट नोट भी आता है कभी कभी एग्जाम में, रोल ऑफ कार्निटिन इन बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे या इस तरीके से। तो यहाँ आप देखेंगे कार्निटिन विच एक्ट एज ए ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये आप पढ़ेंगे, वहां पे आएगा आपको बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे में जब हम लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे आप। एंड सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिएगा, ये वाली। सर इससे पहले, सर इससे पहले। यस सर, थैंक यू सर। कार्निटिन हो गया। ओके, एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जो आप वहां पे पढ़ेंगे डोपामीन से, ये भी आपको अभी याद नहीं रखना, बस आपको धीरे धीरे करके चीजें आप समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है। डोपामीन से नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की रिक्वायरमेंट है, विटामिन सी। So this is essential for synthesis of catecholamines. These catecholamines is the epinephrine and norepinephrine. So epinephrine and norepinephrine which is synthesized in adrenal medulla. आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ी होगी, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, उसमें आप पढ़ते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा,
जो रेटिकुलरिस, वो भी सब कुछ पढ़ा होगा ना आपने एड्रिनल ग्लैंड में। तो हम बात करें एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला सिंथेसाइजेस कैटेकोलामाइंस। ओके, तो टायरोसिन से डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, बस ये आपको अभी बस इतना ही पढ़ लीजिए, मेटाबॉलिज्म में सारी चीजें पढ़ेंगे आप डिटेल में। एंड प्रिवेंशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, ascorbic acid which protect the nitric oxide from oxidation, supporting the favorable effect of nitric oxide on vascular epithelial function. This appeared to be the basis for the effect of high level of vitamin C intake, lowering the blood pressure. So nitric oxide, nitroglycerin also used in treatment. Okay, नाइट्रिक ऑक्साइड आपको वहां पढ़ेंगे आप, आर्जिनिन एक एमिनो एसिड है, आर्जिनिन आपने पढ़ा होगा। तो आर्जिनिन से जो नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस होती है, आपको वहां एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में आपको इसके बारे में। नाइट्रिक ऑक्साइड which involve in the neurotransmission, apoptosis, cell proliferation, angiogenesis, immune response, and the cardiovascular homeostasis. That is the role of nitric oxide. Vitamin C in iron absorption, and vitamin C is also required for immunity. It boosts the immune response. यहाँ पे आप देखिए, आपने इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा इनेट इम्यूनिटी एंड द एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी में आप न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, NK is the natural killer cells। इसके अलावा एडेप्टिव इम्यूनिटी में आप यहाँ पे पढ़ेंगे B cells, T cells, इन सबके लिए जो है विटामिन C की रिक्वायरमेंट है। सो बाय दिस वे विटामिन C enhance the immune response, enhance the immunity। लग रहा कुछ गले ते इधर हम बंद ना करे, मेरी सुन। और आपको जब विटामिन ई बताया था, तो विटामिन ई में भी हमने आपको विटामिन सी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताया था कि किस तरीके से विटामिन ई जो है टोकोफेरोल रेडिकल में कन्वर्ट हो गया फ्री रेडिकल में, तो उसको विटामिन सी जो है दोबारा से नेचुरल फॉर्म में उसको बदल रहा है, which shows the antioxidant property. Okay, and vitamin C is required for the reconversion of methemoglobin to hemoglobin. The degradation of hemoglobin to bile pigments require vitamin C. It is required for bone formation, क्योंकि bones के लिए collagen की requirement है, and vitamin C needed for the formation of tetrahydrofolate and the sparing action of other vitamins as antioxidant. तो अगर हम विटामिन सी को ले रहे हैं तो उसकी वजह से अदर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की रिक्वायरमेंट जो है तो कुछ कम भी हो जाती है। ओके, विटामिन सी एनहांस द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स and it is also involved in the tryptophan of tyrosine metabolism. सब बता दिया, हो गया। And role of vitamin C in COVID-19. So the oxidative stress from acute respiratory distress syndrome (ARDS), which generates the free radicals. Oxidative stress from the acute respiratory distress syndrome, which generates the free radicals and the cytokines. आप देखिएगा अगर किसी को मतलब कोविड हुआ, किसी को ना हो, भगवान जो सबको सही रखे, तो वो साइटोकाइंस में एक वो टेस्ट करा रहे हैं इंटरल्यूकिन 6, so that is also cytokines. So oxidative stress from the ARDS which generates the free radicals and the cytokines, leading to the cellular malfunction, damage and organ failures. So
whenever increased level of these cytokines, free radicals. So for this purpose, high dose of vitamin C is given to the patient. Okay, to treat the oxidative stress, excessive oxidative stress from acute respiratory distress syndrome. Okay, and how does vitamin C affect the immune response? Vitamin C affect your immune health in several ways. एक तो आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इस वन it has its antioxidant property can decrease the inflammation, which help and improve your immune function. Vitamin C also keeps your skin healthy by boosting the collagen production. क्योंकि collagen तो सभी जगह पे आपको tissue proteins आपको पढ़ाए जाएंगे, तो आप collagen के बारे में पढ़ेंगे. Helping the skin serve as a functional barrier to keep harmful compounds from entering your body by synthesis of collagen production. Vitamin C in the skin can also promote the wound healing. Vitamin C also boosts the activity of phagocytes, immune cells that can swallow the harmful bacteria and other particles. In addition, vitamin C promotes the growth and spread of the lymphocytes. B lymphocyte, B lymphocytes के बारे में आपने पढ़ा, इससे मेमोरी सेल्स भी बनते हैं, और T सेल्स के बारे में भी आपने पढ़ा. Okay. Then the deficiency of vitamin C, which can cause the deficiency of vitamin C can cause the scurvy, fragility of blood vessels, easily bruising, hemorrhage, poor wound healing, pain in bones and muscles, poor bone and dentin formation, and decreased immunity or the compromised immunity due to the deficiency of vitamin C. Scurvy, fragility of blood vessels, easy bruising, hemorrhage, poor healing, pain in bones and muscles, poor bone and dentin formation, and decrease the immunity. Easily bruising, वो कहते हैं ना हल्का सा जैसे कहते हैं कि नील पड़े, bruising, हल्का सा किसी तरह टच हुए हैं और बहुत ज्यादा वो नील पड़ने जाते हैं, that's the easy bruising is there. And nosebleed, digestive disorders, immune impairment, gingivitis, slow wound healing, dry or split hairs, dry skin, joint pain due to the deficiency of vitamin C. ये सब हो गया. वुंड डीलिंग यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका भी आपको बता दिया. The main defect is a failure to deposit the intercellular cement substance. Capillary are fragile and there is tendency to hemorrhage in vitamin C deficiency. Wound healing is delayed due to the deficient formation of collagen. और collagen में क्या involvement है collagen की synthesis में, कि proline और lysine जो amino acid है, which get converted into the hydroxyproline and hydroxylysine with the help of vitamin C, and this hydroxylation increase the cross linkage between collagen fibers. Poor dentin formation in children leading to poor teeth formation. Gums are swollen and becomes spongy and bleeds on slightly pressure. हल्का सा gums को अगर press किया तो bleeding होने लगी. That is the bleeding in the gums, swelling, sponginess in scurvy, and deficiency of vitamin C. In case of deficiency in vitamin C, and in severe scurvy may leads to some secondary infection and loosening and falling of teeth, and the osteoid of bone is
ऑस्टियोइड आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा ऑस्टियोइड्स के बारे में, तो उसमें ऑस्टियोइड ऑफ बोन इज पुअरली लेड एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स इज पुअर in case of deficiency of vitamin C. So the bones are weak and readily fracture. Bones weak होने की वजह से susceptible to fracture. Hemorrhage occur below the periosteum and into the joints, may cause the extremely painful swelling of the bones and the swelling of bones and joints, and the anemia which may be associated, which is hypochromic microcytic type of anemia. Bruising, तो क्या हल्की से वो लगी और ब्रीजिंग हो गई, ठीक. Hemorrhage and swelling comes of patient with scurvy. विटामिन सी का रेट अल्सर में, माउथ अल्सर कंज्यूम में डाइट रिच इन विटामिन सी. देन अनदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप जितने भी देखेंगे ज्यादातर सभी जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और देयर डेरिवेटिव्स वर्क एज ए कोएंजाइम फॉर वेरियस एंजाइम्स. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आप जो भी पढ़ेंगे विटामिन B1, B2, B3, तो वो जो है बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम की हेल्प करते हैं एज ए कोएंजाइम. ओके, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1 थियामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिनामाइड, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामाइन. हाँ जी, तो विटामिन B1 से थियामीन से कौन सी एक्टिव फॉर्म बनती है विटामिन, बताइए. हाँ जी, दिस इज द लिस्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. इसमें आप विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, बायोटीन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12. आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? यस सर. कौन क्या क्वेश्चन है सर? इनसे सबके एक्टिव फॉर्म के नाम बता दो. Please tell me about the name of these vitamin B complex active form. पढ़ा हुआ होगा ना ये सब तो आपने. हाँ जी, थियामीन से क्या बनता है? पायरोफॉस्फेट. हाँ जी, बहुत बढ़िया. इसको बोलते इसका हैं B1 का TPP. TPP हो गया. चलो बहुत बढ़िया. और इसके बताओ. राइबोफ्लेविन के दो, जो हमारा फ्लाविन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड और फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लाविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड एक, FAD और FMN. FAD लिख देते हैं. चलो कोई बात नहीं, सब हो जाएंगे. इसमें इतनी जगह है यहाँ पे. और बताओ. फिर नाइसिन का NAD प्लस और NADP प्लस. बहुत बढ़िया. B3 का हमारा
पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिल और पायरोडॉक्सामिन, 3 और होते इसका हैं। बताओ पेंटोथेनिक एसिड का। हाँ तो पेंटोथेनिक एसिड का ये पायरोडॉक्सिन, जो पायरोडॉक्सिन नहीं, होता है, जो पायरोडॉक्सिन और पायरोडॉक्सिल विटामिन्स है ना, नहीं पायरोडॉक्सिल बेटा, फॉस्फेट पीएलपी, सॉरी पीएलपी, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट पीएलपी, वो तो पायरोडॉक्सिल विटामिन फॉस्फेट। B6 का हो गया ना। पेंटोथेनिक एसिड का बताओ। अच्छा याद है? चलो, आपको एंजाइम ये पढ़ा होगा आपने बहुत सारी जगह। हाँ कोएंजाइम मेटाबॉलिज्म। है, कोएंजाइम है। पेंटोथेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर कोएंजाइमिंग। और बायोटीन आप पढ़ेंगे, वहां पे पढ़ा जाएगा एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। बहुत सारी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में आप बायोटीन की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे। एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर दैट इज द बायोटीन। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस आप पढ़ेंगे, उन रिएक्शन में बायोटीन की इन्वॉल्वमेंट होगी। एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर। और फॉलिक एसिड की कौन सी फॉर्म बताई थी? अभी तो बताई थी तुमने। हाँ जी, फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म THF, that is a tetrahydrofolate। ठीक है। B12 जो आप वेरियस कोबालामीन, साइनोकोबालामीन, हाइड्रोक्सीकोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन, सारे जो कोबालामीन है, Yes, sir. that is a vitamin B12। Okay, so this is the list of vitamin B complex: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 and B12। और B6 का पीएलपी, B6 का PL पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। बहुत बढ़िया। Okay, so these are the water soluble vitamins and some of which can also be synthesized in the GIT by microbial flora। जैसे विटामिन के बारे में आपको बताया था कि विटामिन के which can also be synthesized by the intestinal bacteria, तो उसी तरीके से कुछ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ऐसे भी हैं जो जीआईटी में जो माइक्रोबियल फ्लोरा के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसिस हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आर हीट स्टेबल। दो टर्म यूज होते हैं, हीट स्टेबल और हीट लेबल। हीट स्टेबल का मतलब ये है कि इनको हीट करने पे उनकी प्रॉपर्टी जो है एज सच बनी रहे, हीट स्टेबल। और हीट लेबल का मतलब ये है कि अगर उनको हीट किया तो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाए, दैट इज द हीट लेबल। So most of the vitamin B complex are heat stable। विटामिन B1 जो है वो हीट लेबल है। हीट लेबल होने का मतलब ये है कि अगर उसको हीट किया गया तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस हो जाएगी। एंड विटामिन B complex और their derivatives serve as a coenzyme in various biochemical reaction। तो जैसा आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट which increase the rate of any biochemical reaction। तो coenzyme क्या काम करते हैं? which help to the enzyme to increase the rate of reaction। okay, so vitamin B complex, firstly we start with the thiamine, vitamin B1, and active form of thiamine as a coenzyme is the TPP। thiamine पायरोफॉस्फेट, और इसको अदर नेम जो इसका बोलते हैं एंटी ब्यूराइटिक विटामिन और एंटी बेरीबेरी विटामिन। बेरीबेरी आपने पढ़ा होगा, थियामिन की डेफिशिएंसी थी, ट्राई बेरीबेरी और वेट बेरीबेरी के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा इसमें। ठीक, तो थियामिन पायरोफॉस्फेट, और इसकी वजह से दिस इज द एंटी ब्यूराइटिक विटामिन और एंटी बेरीबेरी विटामिन। सोर्सेज whole grains, cereals like wheat, rice, etc., fresh fruits and green leafy vegetables, yeast, milk, meat, these are the sources of vitamin B1 thiamine। And this aileron layer of cereals is a rich source of the thiamine। Agar therefore whole wheat flour and unpolished hand on rice have been nutritive value, then completely polished rice। तो जो पॉलिश्ड राइस हैं उनमें विटामिन B1 की कमी हो सकती है, जबकि जो पॉलिश्ड वाले हैं
अनपॉलिश तो मैं तो प्रॉपर रहेगा एलिरोल होने की वजह से, एलिरोल लेयर की वजह से, जबकि पॉलिश्ड में क्या होगा, पॉलिश्ड राइस में ये एलिरोल लेयर जो है हट जाएगी। सो व्हेन द ग्रेन्स आर पॉलिश्ड, एलिरोल लेयर इज यूजुअली रिमूव्ड। ओके, yeast is also a very good source of vitamin B1 and thiamine is partially destroyed by the heat। जो आपको टर्म बताया था, कौन सा टर्म बताया था यहाँ पे, हीट लेबाइल, हीट लेबाइल ना, दो टर्म बताए थे, हीट लेबाइल और हीट स्टेबल। मीट सभी में सभी प्रेजेंट है, फॉर ब्रेड, सीरियल्स, मीट, मिल्क, एग, कॉलीफ्लावर। सोर्सेस तो ज्यादातर आपको कोई बहुत ज्यादा ब्लेंडर ना हो तो बात अलग है। एक आपको बताना भूल गए, विटामिन सी जो है, जैसे आप बोलते हैं ना, मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट बट इट इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी। मिल्क में विटामिन सी नहीं होता और उसके अलावा मिल्क में सब कुछ प्रेजेंट होता है। ओके, एक आप पढ़ते हैं, दोनों सिमिलर टर्मिनोलॉजी है, थियामीन और थाइमीन। थाइमीन आप पढ़ते हैं, दैट इज द बेस प्रेजेंट इन द डीएनए, और थियामीन इज द विटामिन B1। ठीक, RDA of thiamine, recommended dietary allowances of thiamine is 1 to 1.5 mg per day, and which also depends on the calorie intake। यहाँ कैलोरी इंटेक टर्म हम इसलिए भी यूज कर रहे हैं कि vitamin B1 active form is the TPP, which work as a coenzyme in various biochemical reactions। तो अगर हम बिल्कुल डाइट जिस तरीके से ले रहे हैं, जितना हमारा कैलोरी इंटेक हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें विटामिन B1 की रिक्वायरमेंट, विटामिन B कॉम्प्लेक्स पर अगर ओवरऑल भी बात कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर कोई पर्सन कम डाइट ले रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट कम भी हो सकती है। एंड द एडिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and lactation is there, and its requirement depend upon the intake of carbohydrates. Its requirement is increase in fever, hypothyroidism, alcoholics, and in the pregnant women. Okay, and thiamine is also useful in the treatment of beriberi, alcoholic polyneuritis, and neuritis of pregnancy and neuritis. So thiamine is useful in treatment of beriberi and alcoholic polyneuritis and neuritis of the pregnancy. See this one. This one is the thiamine, which convert into the thiamine pyrophosphate TPP by involvement of ATP. ATP convert into the AMP by giving the 2-phosphate to the thiamine. So this is the thiamine pyrophosphate. Okay. Or thiamine, which contain a substitute pyrimidine ring connected to the ring आप structure छोड़ दीजिए, structure आपको requirement है ही नहीं बिल्कुल। So thiamine converted to the thiamine pyrophosphate by involvement of ATP. ATP gives 2-phosphate moiety to the thiamine। हाँ जी, अब आप सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से कि आप अभी आपका मेटाबॉलिज्म शुरू होने वाला है। अभी आपका सबसे पहले ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद ये एंजाइम्स आप लोगों के होके फिर ये मेटाबॉलिज्म शुरू होगा। तो जितने आप ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी सब आप पढ़ेंगे, सबके कहीं ना कहीं बीच बीच में नाम आते चलेंगे। तो थोड़ा बहुत पढ़ने की अब आप घर पे हैं अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका बिल्कुल क्लियरली बता दें, अगर आपका एंजाइम्स आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं होगा, विटामिन आपका पढ़ा नहीं होगा, तो आपको शायद मेटाबॉलिज्म में सब कुछ ऐसा लगेगा कि पता नहीं कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, समझ ही नहीं आते। तो ये बोलना बहुत ज्यादा आसान है कि हाँ जी नहीं आ रहा समझ में, लेकिन आपका एंजाइम, विटामिन ये और केमिस्ट्री पार्ट जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये आपका अगर पढ़ा हुआ नहीं होगा
तो नियर बाय हो सकता है कि इस मंथ के लास्ट तक हम लोग ये वाला पार्ट जो है वो खत्म कर लें और उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म शुरू करें। तो बिल्कुल अच्छे से सुन लो कि अगर आपका वो सब कुछ पढ़ा हुआ नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म आप लोगों की समझ में बिल्कुल भी आने वाला नहीं। केमिस्ट्री आपको आनी चाहिए, एंजाइम्स आने चाहिए, एंजाइम आपको पढ़ाए जाएंगे अभी, एंजाइम, विटामिन। तो नहीं तो आपको ना मेटाबॉलिज्म में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमेशा ये लगेगा कि टीचर पता नहीं कभी कुछ बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं। बोलना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो सकता है लेकिन समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो प्लीज आप जो घर पे हैं आराम से इन सबको पढ़ लीजिए, आप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो टीपीपी विच एक्ट एज ए कोएंजाइम, जैसा आपको बताया कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 से ही हमने शुरू किया है। तो B1 की एक्टिव फॉर्म है टीपीपी और विच एक्ट एज ए कोएंजाइम इन वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। तो जैसा आपको बताया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे, so it is required as a coenzyme for pyruvate dehydrogenase complex। आपने ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था, आपको याद है किसी को? हाँ जी बताइए। पायरुवेट। एसिड। तो हाँ जी, तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट था पायरुवेट, और आपने टीसीए साइकिल जो पढ़ा होगा तो वहां से शुरू करते हैं एसिटाइल को कंबाइंड विद द ऑक्सैलोएसिटेट। ओके, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स जो एंजाइम है, इट रिक्वायर टीपीपी एज ए कोएंजाइम। और ये एंजाइम क्या काम करता है, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल को। ओके, तो ये इसकी टीपीपी की एक इन्वॉल्वमेंट हो गई। इसके साथ साथ एक आपको पता है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, आपने टीसीए साइकिल पढ़ा होगा। तो हेलो, अल्फा आवाज आ रही है? ग्लूटारेट को सुसिनेट में कन्वर्ट करता है, CO2 निकलता है वहां पे और एफएडी और एफएडीएच2 बनता हाँ जी, ये आपने टीसीए साइकिल में पढ़ा होगा। ओके, है। हाँ, अल्फा बड़ा। कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, तो इस रिएक्शन के लिए भी टीपीपी की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ बाय द फॉर द ट्रांसकीटोलेज एंजाइम इन्वॉल्व है एचएमपी शंट पाथवे में, एचएमपी शंट पाथवे, और इसका दूसरा नाम में बोलते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ओके, एचएमपी शंट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। तो इस पाथवे से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दोबारा से बता दें, इस पाथवे क्या है इंपॉर्टेंस है इस पाथवे की, आपको बताया था पहले भी। एचएमपी शंट पाथवे कई बार बताया मैंने। एनएडीपी बनाता है। सुन लीजिए दोबारा, NADPH बनाता है। दिस पाथवे प्रोवाइड NADPH एंड पेंटोज। लिख भी देता हूं दोबारा से। एक तो बनता है इससे NADPH और एक बनती है इससे पेंटोशुगर। एचएमपी शंट पाथवे से या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमें देता है NADPH और पेंटोस शुगर। और NADPH की इन्वॉल्वमेंट आप वहां पे देखेंगे, और यहाँ पे भी आपको बताया था, दैट इज रिक्वायर्ड इन वेरियस रिडक्टिव बायोसिंथेटिक रिएक्शन। और आपको कल विटामिन ई पढ़ाया था हमने, वहां पे भी आपको NADPH के बारे में थोड़ा सा एक जगह आया था, NADPH। ओके, सो ट्रांसमीटोलेज एंजाइम की इन्वॉल्वमेंट की एक्टिविटी के लिए टीपीपी रिक्वायर है, एज वेल एज इन ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म टीपीपी इज रिक्वायर्ड, एंड इन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड्स, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड्स की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ब्रांच चेन कीटो एसिड्स। जब आप मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे एमिनो एसिड्स की, तब आप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन रिएक्शंस के लिए टीपीपी एक्ट एज अ कोएंजाइम। ओके, टीपीपी आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम for mitochondrial branch chain alpha keto acid decarboxylase, which catalyze the oxidative decarboxylation of
ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड, और ये होते हैं वेलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसिन, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। रिएक्शन आपको अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए पायरुवेट से एसिटाइल कोए के लिए टीपीपी रिक्वायर है, अल्फा ऑक्सोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए टीपीपी इज रिक्वायर, and in HMP shunt pathway as the trans-ketolase enzyme, for the trans-ketolase enzyme TPP is required and act as a coenzyme for mitochondrial branching alpha keto acid decarboxylase, which catalyze the oxidative decarboxylation of branch chain amino acid जो बताया आपको, valine, leucine and isoleucine। Then the biochemical changes in vitamin B1 deficiency। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में आपने इसकी इन्वॉल्वमेंट देखी, वो प्रॉपर नहीं होगी, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज इम्पेयर्ड। इसके साथ साथ जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड हो रही है तो पायरुवेट से एसिटाइल कोई प्रॉपर नहीं बनेगा, तो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन द टिश्यू। तो जब पायरुवेट टिश्यू में ज्यादा स्टोर हो जाएगा, which is also excreted in urine, so pyruvate concentration in plasma is elevated and it is also excreted in urine, and it is believed that pyruvate accumulation in brain result in disturbed metabolism and which is also responsible for the polyneuritis। आपने ड्राई बेरी बेरी और जो वेट बेरी बेरी पढ़ेंगे वहां पे आएगा पॉलीन्यूराइटिस के बारे में, आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे व्हाट्स द पॉलीन्यूराइटिस। एंड द thiamine deficiency leads to impairment in nerve impulse transmission due to lack of the TPP, nerve impulse transmission proper नहीं होगा, the trans-ketolase activity in RBC is decreased। तो जो trans-ketolase एक्टिविटी हो रही थी HMP shunt pathway में, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, एंड मेजरमेंट ऑफ RBC trans-ketolase activity is reliable diagnostic test to assess the thiamine deficiency। thiamine की डेफिशिएंसी मेजर करने के लिए RBC trans-ketolase enzyme की एक्टिविटी अगर मेजर कर ली जाए, which can also a marker for the thiamine deficiency। The most important use of thiamine in the treatment of beriberi, a condition caused by deficiency of thiamine in the diet। Symptoms of beriberi: swelling, tingling or burning, sensation in the hands and feet, confusion, difficulty in breathing due to the in beriberi, and vitamin B1 helps in maintaining the healthy nervous system। Vitamin B1 is necessary for the healthy mucous membrane. It helps in the digestion of food. It provides strength to the muscles, and it is very useful for the proper functioning of heart। तो यहाँ आप अभी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको इसकी डेफिशिएंसी की मैनिफेस्टेशन, दैट इज द ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। ओके, हाँ जी, थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। नेक्स्ट Thank you, क्लास sir. थैंक यू सर। सेकेंडरी क्लास होगी, इसलिए हम बंद कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन जो है वो प्रॉपर्ली और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अटेंडेंस आप लोगों की हो जाएगी, और अपनी जो क्लास की आईडी है वो ज्यादा शेयर मत करिए। आप लोगों को परेशानी हो रही है, देखो इधर उधर से लोग आके क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, सर लीव कर दें। हाँ लिख दो।